बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था लॉजिकल फंक्शंस में से इफ़ के फंक्शन को हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था और उसमें हमने देखा था कि इफ़ का जो फंक्शन है उसके तीन आर्गूमेंट्स हैं। पहला जो उसका आर्गूमेंट है दैट इज़ लॉजिकल टेस्ट, और फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ ट्रू, वैल्यू ऑफ फॉल्स। लॉजिकल टेस्ट को हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि लॉजिकल टेस्ट जो है वो दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है, वैल्यू, सेल, फार्मूला। इन तीन में से दो का कंपैरिजन जो है ये लॉजिकल टेस्ट कहलाता है। इससे हमने इंडिपेंडेंटली इफ़ के फंक्शन के बगैर इंडिपेंडेंटली सेल्स में परफॉर्म करके देखा था, और ये भी देखा था कि इसका रिज़ल्ट ट्रू या फॉल्स में आता है। और ट्रू या फॉल्स के वर्ड्स की जगह पे अगर आप कुछ और लिखना चाह रहे हैं, लॉजिकल टेस्ट का जो रिज़ल्ट ट्रू या फॉल्स में आ रहा है उसकी जगह पे आपने कुछ और लिखना है, तो फिर हम इफ़ का फंक्शन यूज़ करते हैं। इफ़ के फंक्शन का ऑब्जेक्टिव ये है कि लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करने के बाद ट्रू अगर वो हो रहा है तो ट्रू की जगह कुछ और वर्ड आप लिखना चाह रहे हैं, कुछ और स्टेटमेंट लिखना चाह रहे हैं। अगर वो फॉल्स हो रहा है तो फॉल्स की जगह आप कुछ और रिजल्ट शो करवाना चाह रहे हैं। तो ऐसी सूरत में फिर हम क्या करते हैं, लॉजिकल टेस्ट को इफ़ के फंक्शन के अंदर लिखते हैं। तो इफ़ के फंक्शन का पहला जो आर्गूमेंट है वो लॉजिकल टेस्ट ही बन जाता है। फिर उसके बाद सेकंड आर्गूमेंट में हम वो वैल्यू लिखते हैं जो इफ़ के फंक्शन के लॉजिकल टेस्ट के ट्रू होने की सूरत में हमें रिक्वायर्ड होती है। और थर्ड आर्गूमेंट में हम वो वैल्यू लिखते हैं, वो चीज़ लिखते हैं जो हमें लॉजिकल टेस्ट के फॉल्स होने की सूरत में सेल में शो करवानी है। ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था। लास्ट टाइम हमने इसको परफॉर्म भी किया था। मैं लास्ट टाइम जो फॉर्मूला डिस्कस किया था उसे आपके सामने ज़रा ओपन कर देता हूँ, ये देखिएगा। लास्ट लेक्चर में हमने एक लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म किया था जिसमें हमने सम किया था इस रेंज को जिसमें तीन वैल्यूज़ लिखी हुई हैं 100 100 वाली, और उसको कंपेयर किया था सम को, इस रेंज के सम को कंपेयर किया था 250 से। ये एक लॉजिकल टेस्ट हमने बनाया था जिसमें एक फॉर्मूले का रिज़ल्ट एक वैल्यू के साथ जो हमने मैनुअली टाइप की हुई है उसके साथ कंपेयर हो रहे हैं, दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है। और इस लॉजिकल टेस्ट के ट्रू होने की सूरत में हमें जो रिज़ल्ट रिक्वायर्ड है दैट इज़ टारगेट मेट, ये वर्ड्स हमें रिक्वायर्ड हैं। और अगर ये लॉजिकल टेस्ट ट्रू ना हो, फॉल्स हो जाए, तब हमें पुअर परफॉर्मेंस लिखा हुआ चाहिए था। हमने इसको एंटर किया तो लॉजिकल टेस्ट चूँकि ट्रू हो रहा है फ़िलहाल तो टारगेट मेट आ गया, और अगर ये फॉल्स होता तो पुअर परफॉर्मेंस आ जाता। हमने इसे पहले परफॉर्म कर लिया। अब मैं एक चीज़ यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर दूं बेटा, ये कि डबल क्लिक करो मैं सेल पे। अब देखिए इफ़ का फंक्शन और इफ़ के फंक्शन के अंदर हमने एक और फंक्शन लगाया हुआ है, सम का फंक्शन। इफ़ का जो फर्स्ट आर्गूमेंट है दैट इज़ लॉजिकल टेस्ट, जो कि आपको नीचे नज़र भी आ रहा है, देखिएगा। लॉजिकल टेस्ट वाली जगह पे हमने सम के फंक्शन को एडजस्ट किया हुआ है क्योंकि हम एक रेंज का सम कैलकुलेट करके उसको दूसरी वैल्यू से कंपेयर करना चाह रहे थे। तो हमने इफ़ के फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन सम का इंसर्ट किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। तो अब ये जो पूरा फंक्शन बन गया, इफ़ का फंक्शन, फिर उसमें सम का फंक्शन, फिर आगे भी उसकी डिटेल्स। अब ये जो टोटल कंप्लीट फंक्शन है, इस फंक्शन को टेक्निकल वर्ड्स में हम कहते हैं नेस्टेड फंक्शन। नेस्टेड फंक्शन का मतलब होता है फंक्शन इनटू अ फंक्शन। जब आप एक से ज़्यादा फंक्शन को आपस में नेस्ट कर देते हैं, एक के अंदर दूसरे को एडजस्ट करते हैं अपनी किसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, तो ओवरऑल जो फंक्शन है ये नेस्टेड फंक्शन कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन की थी, जहाँ से हमने ये स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 6, उससे थोड़ा सा ऑनवर्ड अगर आप देखें तो आपको ये बुक में लिखा हुआ नज़र आ जाएगा नेस्टेड फंक्शन। इसके बारे में सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि नेस्टेड फंक्शन क्या होता है। एक फंक्शन के अंदर जब आप दूसरा फंक्शन ऐड कर देते हैं तो ओवरऑल जो फंक्शन है उसे हम नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। नेस्टेड फंक्शन यानी किसी फंक्शन का नाम नहीं है, ये असल में एक कॉन्सेप्ट है कि जब आप अपनी किसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन ऐड कर देते हैं तो ओवरऑल फंक्शन जो है वो नेस्टेड फंक्शन कहलाते हैं। अब हम फर्दर डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। अभी इफ़ के फंक्शन को हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल 1 में आपके सामने सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, देखिएगा 4 सब्जेक्ट्स हैं। एक स्टूडेंट है, फ़र्ज़ कर लें एफसी का। 4 सब्जेक्ट्स के अंदर उसके जो मार्क्स आए हैं टेस्ट वन में, चारों सब्जेक्ट्स में, तो ये परसेंटेज समझ लिखी हुई हैं 82%, 75, 86 और 58%। तो अब यहाँ पे हमें इस कॉलम के अंदर यहाँ पे हमने एक फार्मूला लगाना है जो फार्मूला ये इवेल्यूएट करे कि लेफ़्ट साइड पे इस सेल में जो मार्क्स हैं उसके, ये पासिंग मार्क्स हैं या नहीं है। अगर ये पासिंग मार्क्स हैं यानी 50% या उससे ज़्यादा हैं तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि पास लिखा हुआ आ जाए, अदरवाइज़ फेल लिखा हुआ आ जाए। इसी तरीके से यहाँ पे एक फार्मूला चाहिए जो फार्मूला ये इवेल्यूएट करे कि लेफ़्ट वाले सेल की वैल्यू 50 या उससे ज़्यादा है तो पास लिख दे, अदरवाइज़ फेल लिख दे। इस तरीके से चारों सेल्स में हम ये फार्मूला लगाना चाह रहे हैं। तो अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि एक ऐसा फंक्शन हो जो लेफ़्ट वाले सेल की वैल्यू को इवेल्यूएट करे और उसे कंपेयर करे 50 के साथ।
अगर इस सेल की वैल्यू 50 या उससे ज़्यादा है तो पास लिखा हुआ आ जाए इस ब्लैंक सेल में, और अगर ये वाला जो कंपैरिजन है ट्रू नहीं है, 50 से कम है वैल्यू, तो फिर यहाँ पे फेल लिखा हुआ आ जाए। तो यहाँ पे हम स्टेटस लिखना चाह रहे हैं स्टूडेंट का, हर सब्जेक्ट के अंदर उसका स्टेटस यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है। तो मैं आपके सामने इफ़ का फंक्शन परफॉर्म करूँगा। इफ़ का फंक्शन जो है वो इस हमारी रिक्वायरमेंट को कैटर करेगा। ये देखिएगा, इज इक्वल टू इफ़ रिक्वायरमेंट आपके सामने आ चुकी हुई है कि यहाँ पे इस सेल में जिसमें हम फंक्शन लगा रहे हैं इसमें हमें पास या फेल लिखा हुआ चाहिए। अगर मार्क्स 50 या उससे ज़्यादा है तो फिर पास, अदरवाइज़ फेल। तो इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, लॉजिकल टेस्ट में अब हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे, कंपैरिजन करेंगे दो चीज़ों का। अब वो दो चीज़ें कौन सी हैं, इसमें सबसे पहली वाली जो चीज़ है वो तो लेफ़्ट सेल के अंदर जो लिखे हुए मार्क्स हैं, इन मार्क्स को हम कंपेयर करना चाह रहे हैं 50 के साथ। यानी ये मार्क्स इस सेल में जो भी मार्क्स हैं वो अगर ग्रेटर और इक्वल टू 50 हैं, ग्रेटर और इक्वल टू 50 हैं तो इस सेल में हमें पास लिखा हुआ चाहिए, अदरवाइज़ फेल। तो हम यहाँ ग्रेटर इक्वल टू का कंपैरिजन करेंगे, ग्रेटर इक्वल टू, ये देखिएगा दोनों साइन मैंने लगा दिए, और यहाँ पे मेंशन करेंगे 50। अब लॉजिकल टेस्ट क्या बन गया, लॉजिकल टेस्ट ये है कि इफ़ के फंक्शन को हम कह रहे हैं कि कंपेयर करो C12 की वैल्यू को और चेक करो क्या वो ग्रेटर इक्वल टू 50 है या नहीं है। अगर ये कंडीशन, अगर ये लॉजिकल टेस्ट ट्रू है तो फिर क्या करो, फिर पास लिख दो। तो वैल्यू ऑफ ट्रू में सेकंड आर्गूमेंट में आके हम वैल्यू ऑफ ट्रू मेंशन करेंगे। मैंने कॉमा लगा दिया, कॉमे के बाद हमने पास लिखना है। तो पास जो है वो टेक्स्ट है, टेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि इन्वर्टेड कॉमास में आएगी। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, पास लिख दिया। ये हमारा वैल्यू ऑफ ट्रू वाला आर्गूमेंट कंप्लीट है, ये देखिएगा। उसके बाद हम कॉमा लगा के वैल्यू फॉल्स की जगह पे थर्ड आर्गूमेंट मेंशन करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट और फेल। ये फंक्शन हमारा कंप्लीट है, ब्रैकेट क्लोज। मैं इस फंक्शन को दोबारा रीड करता हूँ, देखिएगा। हम उसे कह रहे हैं इफ़ C12 वैल्यू इन C12 इज़ ग्रेटर इक्वल टू 50 देन शो पास, अदरवाइज फेल। अब एक्सेल क्या करेगा, ये इफ़ का फंक्शन इस सेल की वैल्यू को 50 के साथ कंपेयर करेगा। अगर तो वैल्यू 50 या उससे ज़्यादा है तो फिर पास, अदरवाइज फेल शो कर देगा। एंटर प्रेस करते हैं तो आप खुद इवैल्यूएट कर सकते हैं कि ज़ाहिर बात है यहाँ पे वैल्यू 50 से ज़्यादा है, ये लॉजिकल टेस्ट ट्रू हो जाएगा, और ट्रू होने की सूरत में ये जो वैल्यू ऑफ ट्रू की जगह पे हमने लिखा हुआ है पास, ये रिज़ल्ट आ जाएगा। एंटर किया, ये देखिएगा इस सेल में रिज़ल्ट पास आ चुका हुआ है। अब मैं इस वैल्यू को चेंज करता हूँ, 82 की बजाय इसको मैं मिसाल के तौर पर एडिट करता हूँ और इसको कर देता हूँ 42 कर दिया। अब इसको एंटर करेंगे तो अब लॉजिकल टेस्ट जो हमने लगाया हुआ है वो लॉजिकल टेस्ट ट्रू नहीं रहेगा बल्कि फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होने की सूरत में फिर वैल्यू फॉल्स की जगह पे हमने जो लिखा हुआ है वो आ जाएगा, यानी फेल। ये देखिएगा फेल लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू अगर किसी वजह से चेंज होती है तो ये फॉर्मूला खुद से ही इवैल्यूएशन करता रहेगा और अकॉर्डिंगली रिजल्ट अपडेट कर देगा। ले जी, हम इसे फेल नहीं करते, हम पास कर देते हैं। ये अब इस सेल में हमने जो फॉर्मूला लगाया हुआ है, फंक्शन अप्लाई किया हुआ है, उसमें C12 का रेफरेंस आ रहा है। अब नीचे वाले सेल्स में भी हमने इसी स्टाइल का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो हम इसी को कॉपी कर देंगे। ये देखिएगा राइट लोअर कॉर्नर पे जो फिल हैंडल है, फिल हैंडल याद रखिएगा, स्मॉल स्क्वायर जो है उसको कहते हैं, उसके ऊपर माउस को लाएंगे तो प्लस का साइन बनना चाहिए। इस पर क्लिक किया और ऐसे ड्रैग कर लिया मैंने। तो यही जो फंक्शन पहले वाले सेल में अप्लाइड था ये नीचे वाले सेल में भी अप्लाई हो चुका हुआ है। सिर्फ फ़र्क क्या होगा कि C12 की बजाय नीचे वाले सेल में C13 आ रहा होगा, रो नंबर अपडेट हो जाएगा। ये देखिएगा C13 आ गया हुआ है, लेफ्ट वाले सेल का रेफरेंस आ रहा है, और यहाँ पे C14 और इसी तरीके से C15। ये रिज़ल्ट हमारे सामने आ चुका हुआ है। तो इस तरीके से इफ़ के फंक्शन को हम डिफरेंट सिनेरियोज़ के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉजिकल टेस्ट हम उसमें सबसे पहले लिख देंगे, उसके ट्रू होने की सूरत में जो चाहिए वो वैल्यू ट्रू में, और फिर फॉल्स होने की सूरत में जो चाहिए वो वैल्यू फॉल्स में हम लिख देंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ख़ास तौर पे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखा जाए तो काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल होता है। ऑटोमेटिकली लंबी लंबी लिस्ट्स होती हैं, मिसाल के तौर पर 100 स्टूडेंट्स की एक लिस्ट है, उनके मार्क्स आ रहे हैं, तो आप पहले सेल में फॉर्मूला अप्लाई करके उसे कॉपी कर दें, वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट वाले सेल्स के अंदर मार्क्स को इवैल्यूएट करके खुद ही रिजल्ट दे देगा। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट एरिया की तरफ। बुक में
बुक में ये देखिएगा लॉजिकल फंक्शंस जो आपके सामने हेडिंग नज़र आ रही है, उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इफ़ के फंक्शन को। इफ़ के फंक्शन को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं और ये इस पर हमारी डिस्कशन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है। आगे उसने कुछ एग्जांपल्स वगैरह स्टेटमेंट फॉर्म में लिख के आपको बताई हुई हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अब कि इफ़ के बाद हम इंशाल्लाह देखेंगे अभी एंड का फंक्शन। ये एंड का फंक्शन क्या करता है, इसको भी हम देखते हैं। वापस इसी शीट में आते हैं। इफ़ के फंक्शन की एक लिमिटेशन मैं आपको बता दूं कि इफ़ का जो फंक्शन है उसमें उसकी जो एक लिमिटेशन है वो ये कि हम लॉजिकल टेस्ट यानी कंपैरिजन एक वक्त में सिर्फ एक ही कंपैरिजन कर सकते हैं। यानी उसका जो फर्स्ट आर्गूमेंट है लॉजिकल टेस्ट, उसमें एक ही हम कंपैरिजन करेंगे। उस कंपैरिजन का रिजल्ट अगर ट्रू है तो वैल्यू ऑफ ट्रू, अदरवाइज़ वैल्यू फॉल्स। बाज़ का ऐसा भी होता है कि हमें एक वक्त में ज़्यादा कंपैरिजन करने की ज़रूरत होती है। हम ये चाहते हैं कि एक लॉजिकल टेस्ट, दूसरा लॉजिकल टेस्ट, तीसरा लॉजिकल टेस्ट, सारे के सारे लॉजिकल टेस्ट एक्सेल परफॉर्म करे। सबका रिज़ल्ट अगर ट्रू आ रहा है तो फिर वैल्यू ऑफ ट्रू शो करें, और अगर किसी एक का भी रिज़ल्ट ट्रू नहीं आ रहा, फॉल्स आ रहा है, तो फिर वैल्यू ऑफ फॉल्स शो कर दें। ऐसे सिनेरियो के अंदर फिर हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे सिनेरियो के अंदर ये याद रखें कि इफ़ के फंक्शन में उसकी अपनी जो लिमिटेशन है वो ये कि लॉजिकल टेस्ट आप एक वक्त में एक ही लगा सकते हैं, ज़्यादा आप लॉजिकल टेस्ट नहीं लगा सकते। तो फिर उसकी जगह पे हम उसके साथ फिर हम एंड का फंक्शन जो है वो नेस्ट करते हैं, एंड के फंक्शन को हम यूज़ करते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे मैं एंड का फंक्शन इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करने जा रहा हूँ। इस सेल में देखिएगा इज इक्वल टू एंड एंड का फंक्शन हमने टाइप किया, ये आ गया। ये क्या करता है, चेक्स वेदर ऑल आर्गुमेंट्स आर ट्रू एंड रिटर्न्स ट्रू इफ़ ऑल आर्गुमेंट्स आर ट्रू। ये एंड का फंक्शन असल में क्या करता है, इस फंक्शन के अंदर हम एक से ज़्यादा लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। लॉजिकल टेस्ट 1, 2, 3, 4 ऑनवर्ड, हम इसमें काफ़ी लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ये एंड का फंक्शन क्या करेगा, सारे के सारे लॉजिकल टेस्ट को इवैल्यूएट करेगा। लॉजिकल टेस्ट 1 को भी, 2 को भी, 3 को भी, जितने भी आपने मेंशन किए हुए हैं सबको इवैल्यूएट करेगा। अगर सबका रिजल्ट ट्रू आ रहा है, फर्स्ट लॉजिकल टेस्ट का आंसर भी ट्रू है, सेकंड थर्ड का भी ऑनवर्ड, जितने भी आपने लॉजिकल टेस्ट एंड की ब्रैकेट्स के अंदर लगाए हुए हैं, सबका रिजल्ट अगर ट्रू है तो ये फाइनल रिजल्ट ट्रू का वर्ड जो है वो सेल में शो कर देगा। यानी सारे लॉजिकल टेस्ट ट्रू होंगे तो फिर ये फाइनल आंसर भी ट्रू ही देगा, और अगर एक लॉजिकल टेस्ट भी फॉल्स हो गया तो फिर ये अपना आंसर फॉल्स शो करवाएगा सेल में। इसे परफॉर्म करते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट। ये देखिएगा नीचे इसके आर्गुमेंट्स आ रहे हैं, लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, लॉजिकल 3। कम से कम एक लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करना इसके अंदर ये कंपलसरी है, बाकी लॉजिकल 2, लॉजिकल 3 वगैरह ये ऑप्शनल है। अब हमारी रिक्वायरमेंट फ़र्ज़ करें ये, हम ये चाहते हैं कि ये एंड का फंक्शन इवैल्यूएट करे कि इस सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है या नहीं है, इसको इवैल्यूएट करे। ये आ गया लॉजिकल 1। उसके बाद कॉमा, लॉजिकल 2 में हम लॉजिकल टेस्ट 2 परफॉर्म करेंगे। उसमें फ़र्ज़ करें हमारी रिक्वायरमेंट ये है, हम इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं कि इस सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 100 है या नहीं है। ये दो लॉजिकल टेस्ट हमने परफॉर्म करने हैं। पहला लॉजिकल टेस्ट क्या है कि D1 की वैल्यू, यानी ये फंक्शन ये चेक करे कि D1 की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है या नहीं है, और दूसरा ये है कि D2 की वैल्यू ग्रेटर देन 100 है या नहीं है। इसको मैं ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ, सिर्फ दो ही लॉजिकल टेस्ट हमने परफॉर्म करने थे। अब इसमें देखिएगा D1 ग्रेटर देन 5, ये लॉजिकल टेस्ट 1 है। D1 में लिखा हुआ 10 ग्रेटर देन 5, ये है ट्रू। और सेकंड जो लॉजिकल टेस्ट है इसमें लिखा हुआ हमने D2 ग्रेटर देन 100, D2 में है 150। तो टेस्ट क्या बन गया, 150 ग्रेटर देन 100। ये दूसरा लॉजिकल टेस्ट भी ट्रू है। तो लॉजिकल टेस्ट 1 और 2 ये दोनों ट्रू हैं। जब हम एंटर करेंगे तो एंड का फंक्शन इन दोनों को इवैल्यूएट करेगा, इनके रिजल्ट्स को। पहले का भी रिजल्ट ट्रू, दूसरे का भी ट्रू, तो ये फाइनल आंसर ट्रू का रिजल्ट आपको दे देगा। यानी ये क्या करता है, सारे लॉजिकल टेस्ट को इवैल्यूएट करेगा, सब ट्रू होंगे तो फाइनल आंसर ये ट्रू शो कर देगा। ये देखिएगा एंटर किया तो ये ट्रू आ गया। एंड के फंक्शन में हम जितने भी लॉजिकल टेस्ट लगाएंगे उसमें से एक का भी रिजल्ट अगर फॉल्स आ रहा है तो ये फाइनल आंसर फॉल्स का ही देगा। ये देखिएगा, डबल क्लिक किया, इसका भी रिजल्ट ट्रू आ रहा है। मैं इसको अब चेंज कर रहा हूँ, इस वैल्यू को, सेकेंड वाली जो वैल्यू है इसको मैं कर रहा हूँ 50। मैंने शुरू से 1 उड़ा दिया, 50 रह गया। अब देखिएगा इस सेल के अंदर जो पहला लॉजिकल टेस्ट है वो तो ये है कि सेल D1 की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है कि नहीं है, वो अभी ट्रू ही है।
लेकिन जैसे मैं एंटर करूँगा सेकेंड लॉजिकल टेस्ट अब ट्रू नहीं रहेगा, फॉल्स हो जाएगा। D2 की वैल्यू ग्रेटर देन 100 नहीं है, ये देखिए अब फाइनल रिजल्ट क्या बन गया, फॉल्स। ये देखिएगा D1 से लेके D1 ग्रेटर देन 5 ये अभी भी ट्रू है, लेकिन D2 ग्रेटर देन 100 ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स हो गया भाई। तो पहला टेस्ट इसका रिजल्ट ट्रू, सेकंड का फॉल्स। तो एंड का फंक्शन जो है ये ज़रा यूँ समझ लें कि स्ट्रिक्ट है, ये कहता है सारे लॉजिकल टेस्ट अगर ट्रू होंगे तो फिर मैं ट्रू कहूँगा, अदरवाइज़ मैं फॉल्स कहूँगा। तो इसलिए इसने पहले कोई वैल्यूड किया ट्रू है, सेकंड कोई वैल्यूड किया फॉल्स है, ये कहता है सब फॉल्स है। ये देखिएगा इसने फॉल्स का रिजल्ट दे दिया। तो ये एंड का फंक्शन क्या करता है, सारे लॉजिकल टेस्ट को इवैल्यूएट करके अगर सब ट्रू है तो फिर ट्रू कहेगा, अदरवाइज फॉल्स कह देगा। तो अब इस फंक्शन को, इसके साथ एक और फंक्शन भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ये एंड का फंक्शन अभी हमने डिस्कस किया, अभी इसके नीचे ही इसका एक और इसी से रिलेटेड एक और फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है और उसको भी देखते हैं, वो भी एंड से मिलता जुलता है। और ये क्या करेगा, ये फंक्शन क्या करता है, इसमें भी हम एक से ज़्यादा लॉजिकल टेस्ट लगाते हैं, लॉजिकल 1 2 3 ऑनवर्ड। ये सारे लॉजिकल टेस्ट को इवैल्यूएट करेगा, अगर सब में से एक का आंसर भी ट्रू हुआ तो ये फाइनल आंसर ट्रू दे देगा। ये ज़रा लीनियंट है, ये कहता है अगर एक भी कंडीशन मीट हो गई तो मेरी तरफ से सब ओके है, ये ट्रू कह देगा। लेकिन एंड का फंक्शन ज़रा सख्त है, वो कहता है सब ठीक होंगे तो मैं ठीक कहूँगा। और का फंक्शन क्या कहता है, अगर एक भी ठीक हुआ तो मेरे नज़दीक ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसमें हम लॉजिकल टेस्ट लगाएंगे, देखिएगा वैसे ही लॉजिकल टेस्ट 1 2 3 ऑनवर्ड। तो सारे लॉजिकल टेस्ट को इवैल्यूएट करेगा 1 बाय 1, और अगर एक भी ट्रू हुआ तो ये फाइनल आंसर ट्रू दे देगा। ये फॉल्स कब कहेगा, जब सारे ही लॉजिकल टेस्ट फॉल्स होंगे तब ये फाइनल आंसर फॉल्स कर देगा। मैं इसे अप्लाई कर रहा हूँ, दिस सेल ग्रेटर देन 5 कॉमा दिस सेल ग्रेटर देन 100। ये दो ही हमने लॉजिकल टेस्ट लगाने हैं, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए। पहला लॉजिकल टेस्ट है D1 ग्रेटर देन 5, ये लॉजिकल टेस्ट अगर आप देखें तो ट्रू हो रहे हैं। सेकंड जो है D2 ग्रेटर देन 100, ये फॉल्स है। एक लॉजिकल टेस्ट ट्रू, एक फॉल्स, तो और का फंक्शन क्या करेगा, ये ट्रू का आंसर रिजल्ट करेगा। ट्रू का आंसर आपको सेल के अंदर रिजल्ट के तौर पे शो कर देगा। इसमें ये मैंने जैसे बताया लीनियंट है, सारे लॉजिकल टेस्ट को इवैल्यूएट करके, तो अगर एक भी लॉजिकल टेस्ट ट्रू होगा तो फाइनल आंसर ट्रू दे देगा। ये देखिएगा ये कह रहा है ट्रू। यही हमने लॉजिकल टेस्ट एंड के फंक्शन में लगाए थे, वो कह रहा था फॉल्स, और यही लॉजिकल टेस्ट हमने और में लगाया तो ये आपको रिजल्ट दे रहा है, ये देखिएगा ट्रू का। तो इन दोनों फंक्शंस का ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आपने एक से ज़्यादा कंडीशंस, एक से ज़्यादा लॉजिकल टेस्ट इवैल्यूएट करने हैं, तो अगर आप ये चाहते हैं सबके ट्रू होने की सूरत में एक्सेल ट्रू शो करे, तो आप एंड का फंक्शन यूज़ करेंगे, और अगर सारी कंडीशन में से कोई एक भी मीट कर जाए उसकी सूरत में आपने ट्रू शो करवाना है तो फिर आप और का फंक्शन यूज़ करेंगे। ये फंक्शंस आम तौर पे इंडिपेंडेंटली कम ही इस्तेमाल होते हैं, ज़्यादातर ये एंड इफ़ के फंक्शन के अंदर नेस्ट किए जाते हैं। इफ़ के फंक्शन के अंदर एक से ज़्यादा लॉजिकल टेस्ट को इवैल्यूएट करने के लिए इन्हें हम यूज़ करते हैं। अभी देखिएगा हम यहाँ पे आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें एक स्टूडेंट है जिसके इन 4 सब्जेक्ट्स में टेस्ट 1 में इतने % मार्क्स आए हुए हैं, टेस्ट 2 में इतने %, ये परसेंटेज समझ लें आप, इतने % मार्क्स आए हुए हैं। यहाँ पे हमने अब एक स्टेटस लिखना है। अगर तो स्टूडेंट जो है टेस्ट 1 में भी पास है, QM के अंदर टेस्ट 1 में भी पास है, टेस्ट 2 में भी पास है, दोनों में पास है, तो यहाँ हम लिखना चाह रहे हैं क्वालिफाइड। फ़र्ज़ करें आगे असेसमेंट आने वाली है, तो हम यहाँ पे इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं कि ये जो स्टूडेंट है अगर दोनों टेस्ट में पास है तो फिर ये असेसमेंट 1 के लिए क्वालिफाई करेगा। फ़र्ज़ करें इंस्टीट्यूट की पॉलिसी या कॉलेज की पॉलिसी है कि जो स्टूडेंट टेस्ट 1 2 में पास करेगा वो आगे असेसमेंट 1 के लिए क्वालिफाई करेगा। तो यहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं ये किस सब्जेक्ट के अंदर असेसमेंट 1 के लिए क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे हमने एक ऐसा फंक्शन लगाना है इस सेल के अंदर जो दोनों सेल्स की वैल्यूज़ को इवैल्यूएट करे और चेक करिए ग्रेटर इक्वल टू 50 है या नहीं है। दोनों सेल्स की वैल्यूज़ अगर ग्रेटर इक्वल टू 50 हैं तो फिर हमें यहाँ पे क्वालिफाइड का वर्ड लिखा हुआ चाहिए, अदरवाइज़ हम अनक्वालिफाइड लिखा हुआ चाहते हैं। तो याद रखें कि इसमें हम इस सेल को इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट करेंगे, इस सेल की वैल्यू को इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट करेंगे, रेंज का रेफरेंस हम नहीं दे सकते। तो यह मैं आपके सामने इफ़ का फंक्शन परफॉर्म करने लगा, इज इक्वल टू ये देखिएगा यहाँ पे परफॉर्म करते हैं इफ़
इज इक्वल टू इफ़ का फंक्शन ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमने चूंकि एक से ज़्यादा लॉजिकल टेस्ट को इवेल्यूएट करना है, हमने इवेल्यूएट क्या करना है कि इस सेल की वैल्यू ये भी ग्रेटर इक्वल टू 50 है या नहीं है, और इस सेल की वैल्यू भी ग्रेटर इक्वल टू 50 होनी चाहिए। दोनों की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 50 होगी, तब हम चाहते हैं यहाँ पे क्वालिफाइड लिखा हुआ आ जाए। तो इफ़ के फंक्शन के अंदर जैसे मैंने पहले बताया था कि डायरेक्टली अगर हम यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद लिखेंगे तो एक ही लॉजिकल टेस्ट लिख सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं लिख सकते। एक से ज़्यादा अगर लिखनी है तो फिर हमें एंड या और का फंक्शन यहाँ पे नेस्ट करना पड़ेगा, यानी इफ़ की ब्रैकेट स्टार्ट करके फिर हम एंड का फंक्शन स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर जाके फिर हम ज़्यादा लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम खुद सोचेंगे कि यहाँ पे एंड का फंक्शन हम ऐड करेंगे या और का, तो हमारी जो चूँकि रिक्वायरमेंट है कि दोनों टेस्टों में उसको पास होना चाहिए, दोनों टेस्टों में उसकी जो परफॉर्मेंस है वो 50% से ज़्यादा होनी चाहिए, फिर हम यहाँ पे क्वालिफाइड का वर्ड लिखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम एंड का फंक्शन लगाएंगे। एंड के फंक्शन में लॉजिकल टेस्ट 1 में हम लिखेंगे कि टेस्ट 1 के मार्क्स को इवेल्यूएट करो, वो ग्रेटर इक्वल टू 50 है या नहीं है, और लॉजिकल टेस्ट 2 जो लगाएंगे उसमें ये लिखेंगे कि टेस्ट 2 के जो मार्क्स हैं वो भी इवेल्यूएट करो, ग्रेटर इक्वल टू 50 है कि नहीं है। एंड का फंक्शन दोनों लॉजिकल टेस्ट को इवेल्यूएट करेगा, दोनों का रिजल्ट ट्रू होगा तो फाइनल आंसर ट्रू शो करेगा। फिर इफ़ का फंक्शन उस ट्रू को देख के आगे जो आप मेंशन करेंगे वैल्यू ऑफ ट्रू या वैल्यू ऑफ फॉल्स, उसमें से कोई रिजल्ट जो अप्रोप्रिएट होगा वो शो करवा देगा। अब इसे मैं परफॉर्म करता हूँ। इफ़ के फंक्शन के अंदर हम एंड का फंक्शन नेस्ट करने जा रहे हैं, यानी अब नेस्टेड फंक्शन बन रहा है। एंड याद रखें कि जो आपने इज इक्वल टू का साइन लगाना है वो सिर्फ शुरू में लगाना है, दरमियान में फिर दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ब्रैकेट दोबारा स्टार्ट करेंगे क्योंकि एंड का फंक्शन ये स्टार्ट हो चुका है, ये देखिएगा ये एंड का फंक्शन हमने स्टार्ट कर दिया। लॉजिकल 1 में हम टेस्ट 1 के मार्क्स को इवेल्यूएट करेंगे। टेस्ट 1 के जो मार्क्स हैं इस सेल में लिखे हुए हैं C9 में, और यहाँ पे अब हम लॉजिकल टेस्ट बनाएंगे ग्रेटर इक्वल टू 50। ये एक लॉजिकल टेस्ट हमने परफॉर्म कर दिया। टेस्ट 1 के मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू 50 हैं या नहीं है, उसके लिए हमने लॉजिकल टेस्ट मेंशन कर दिया, कॉमा। अब देखिएगा नीचे लॉजिकल 2 ये हमने मेंशन करना है, उसके लिए हम इस सेल पे क्लिक करेंगे। टेस्ट 2 वाले मार्क्स पे D19 ग्रेटर इक्वल टू 50। अब दो ही हमने लॉजिकल टेस्ट लगाने थे, दो ही सेल्स की वैल्यूज़ को इवेल्यूएट करना था, ग्रेटर इक्वल टू 50 है या नहीं है। उसके बाद हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। अब एंड के फंक्शन के ज़रिए से हमने क्या किया, एक की बजाय दो लॉजिकल टेस्ट हमने परफॉर्म कर दी, लेकिन डायरेक्टली हम इफ़ के फंक्शन में दो लॉजिकल टेस्ट नहीं लगा सकते। इफ़ का फंक्शन जो है वो एरर देगा, उसका ये स्ट्रक्चर ही नहीं है कि वो दो लॉजिकल टेस्ट को अकोमोडेट करें, इसलिए फिर हम एंड का फंक्शन यूज़ करते हैं। तो ये दो लॉजिकल टेस्ट लगे। अब ब्रैकेट के बाहर आके यहाँ पे इस वक्त ये देखिएगा हमारा जो इफ़ के फंक्शन के नीचे जो आर्गूमेंट्स आ रहे हैं इसमें लॉजिकल टेस्ट बोल्ड है, यानी इस वक्त हमारा जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है लॉजिकल टेस्ट वाले एरिया पे, लेकिन वो हम मेंशन कर चुके हैं, कंप्लीट हो चुकी है हमारी रिक्वायरमेंट। अब हम कॉमा लगाएंगे तो देखिएगा वैल्यू ऑफ ट्रू बोल्ड हो जाएगा। ये देखें वैल्यू ऑफ ट्रू इस वक्त थोड़ा बोल्ड हो चुका है, यानी इस वक्त हमारा जो कर्सर है वैल्यू ऑफ ट्रू वाले आर्गूमेंट पे आ चुका है। जो मेंशन करेंगे एक्सेल उसे वैल्यू ऑफ ट्रू कंसिडर करेगा। अब ये जो पीछे हमने दो फंक्शन एंड के फंक्शन के अंदर हमने दो लॉजिकल टेस्ट लगाए हैं, अगर दोनों ट्रू होंगे तो एंड का फंक्शन क्या कहेगा, ट्रू का वर्ड शो करेगा। इफ़ का फंक्शन उस ट्रू को देखेगा और आगे आपने वैल्यू ऑफ ट्रू की जगह पे जो लिखा होगा उसको शो कर देगा, क्योंकि इफ़ के फंक्शन का ऑब्जेक्टिव ये है कि ट्रू या फॉल्स की जगह पे दूसरी वैल्यूज शो करवाते हैं। तो यहाँ पे मैं अब लिखूँगा इनवर्टेड कॉमास के अंदर क्वालिफाइड, इनवर्टेड कॉमास क्लोज, और अब ये वैल्यू ऑफ ट्रू कंप्लीट है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नॉट क्वालिफाइड, और इनवर्टेड कॉमास क्लोज, ये देखिएगा, और ब्रैकेट भी क्लोज। अब इसमें देखें एंड के फंक्शन के जरिए से हमने दो लॉजिकल टेस्ट इवैल्यूएट करवाए। ये पूरे का पूरा जो एरिया हाईलाइटेड है ये इफ़ के फंक्शन का लॉजिकल टेस्ट वाला एरिया है, लॉजिकल टेस्ट वाला यानी फर्स्ट आर्गूमेंट है, और एंड के जरिए से हमने यहाँ दो लॉजिकल टेस्ट ऐड कर दिए हुए हैं। और उसके बाद ये जो एरिया है ये वैल्यू ऑफ ट्रू है, क्वालिफाइड जो लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमर्स में, और उसके बाद ये जो थर्ड है ये वैल्यू ऑफ फॉल्स है। अब इफ़ का फंक्शन क्या करेगा, वो देखेगा कि एंड का फंक्शन इन दोनों कंडीशंस को इवैल्यूएट करके क्या रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। अगर एंड का फंक्शन ट्रू कहेगा तो इफ़ का फंक्शन वैल्यू ऑफ ट्रू यानी क्वालिफाइड शो करवा देगा,
अगर एंड का फंक्शन फॉल्स वाला रिजल्ट प्रोड्यूस करता है तो इफ़ का फंक्शन उस फॉल्स की जगह पे नॉट क्वालिफाइड का रिजल्ट शो करवा देगा। अब आप इवैल्यूएट करें तो देखें इसमें एक टेस्ट में वो पास है 50 से ज़्यादा है, दूसरे में पास नहीं है 50 से कम है मार्क्स, तो इसमें एक लॉजिकल टेस्ट ये वाला ट्रू होगा, दूसरे वाला फॉल्स हो जाएगा। तो इफ़ एंड का फंक्शन चूँकि स्ट्रिक्ट है वो कहता है दोनों ट्रू होंगी तो मैं ट्रू कहूँगा, लिहाजा वो यहाँ पे फॉल्स कहेगा। और इफ़ का फंक्शन उस फॉल्स की जगह पे वैल्यू फॉल्स में जो लिखा हुआ है नॉट क्वालिफाइड वो शो करवा देगा। मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिएगा, यानी QM के अंदर टेस्ट 1 में वो पास है, टेस्ट 2 में पास नहीं है, लिहाजा वो असेसमेंट 1 के लिए क्वालिफाइड भी नहीं है। अब इसको हम नीचे वाले सेल्स में ड्रैग कर देंगे, ये देखिएगा। ड्रैग करने से क्या होगा, इसमें हमने जो C19 D19 का रेफरेंस दिया हुआ है, रेफरेंस अपडेट होगा। बाकी जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं जो आपने मैनुअली टाइप की होती हैं वो चेंज नहीं होती, सिर्फ सेल रेफरेंस, वो भी डाउनवर्ड आते वक्त उसमें रो का नंबर इंक्रीज़ होगा। इसको यहाँ पे क्लिक करके जो इसका फिल हैंडल है उसको ड्रैग कर लेंगे, ये देखिएगा। अब आपको नज़र आ रहा है क्लियरली कि एक फंक्शन हमने अप्लाई किया, नीचे 4 सेल्स में उसे हमने ड्रैग कर दिया। अगर 100 यानी कि ये लिस्ट 100 नंबर्स पर मुश्तमिल होती, काफ़ी ज़्यादा इसमें नंबर्स वगैरह होते, कोई और डाटा होता, तो उसमें आप इस तरह ड्रैग करके सारे सेल्स में रिज़ल्ट ले सकते थे। इसमें पहले सेल में जो है रिज़ल्ट नॉट क्वालिफाइड, और ITBC में देखें दोनों में पास है, इसलिए क्वालिफाइड लिखा हुआ आ रहा है, दोनों कंडीशन मीट हो रही हैं। और थर्ड इंग्लिश के अंदर सेकंड टेस्ट में पास नहीं है, इसलिए नॉट क्वालिफाइड। अब हम वैल्यूज़ को चेंज करते हैं, टेस्ट 1 टेस्ट 2 के मार्क्स को हम चेंज करके देखते हैं रिजल्ट पे क्या फ़र्क पड़ते हैं। ये देखिएगा, इसमें टेस्ट 2 में जो 26 मार्क्स हैं इसको मैं 26 की बजाय कर देता हूँ, मिसाल के तौर पर 86 के बाद जैसे ही एंटर करूँगा तो दोनों अब कंडीशन मीट हो रही हैं। एंड के फंक्शन में दोनों जो लॉजिकल टेस्ट लगे हुए हैं दोनों ट्रू। अब रिजल्ट जो है फिर वो वैल्यू ट्रू वाला, यानी ये देखिएगा क्वालिफाइड आ चुका भैया। तो इस तरीके से अब ये फॉर्मूला खुद ही काम करता रहेगा। बैकएंड पे इन वैल्यूज़ में अगर चेंज भी आता है तो ये फॉर्मूलाज खुद ही रिजल्ट प्रोड्यूस करते रहेंगे। मैं इसको अंडू कर रहा हूँ, नॉट क्वालिफाइड। अब यहाँ पे हमने जो फंक्शन लगाया है दैट इज़ इफ़ के अंदर हमने एंड का फंक्शन इंसर्ट किया है। यहाँ पे हमने क्या किया है, इफ़ के साथ एंड के फंक्शन को हमने एडजस्ट किया है। यहाँ पे मैं अब क्या करूँगा, सेकंड सेल के अंदर यहाँ पे मैं इफ़ के फंक्शन के साथ और का फंक्शन इंसर्ट करूँगा। अब मैं रिक्वायरमेंट चेंज कर रहा हूँ, ये देखिएगा, यहाँ पे हम और के फंक्शन को अप्लाई करेंगे। अब फ़र्ज़ करें हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि कॉलेज की जो पॉलिसी है वो ये है कि स्टूडेंट अगर टेस्ट 1 या टेस्ट 2 दोनों में से एक में भी पास कर गया तो वो क्वालिफाई कर जाएगा असेसमेंट के लिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन वही इफ़ का लगाएंगे, लेकिन अब पॉलिसी चूँकि थोड़ी सॉफ्ट है, वो ये कि दोनों में से एक टेस्ट में भी अगर उसके पासिंग मार्क्स आ गए तो वो क्वालिफाई कर जाएगा। अब हमें पता है कि हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो और के ज़रिए से फुलफ़िल होगी, एंड के ज़रिए से नहीं होगी। अब हम इफ़ का फंक्शन लगाएंगे, उसमें फिर और का फंक्शन नेस्ट करेंगे, और के फंक्शन में 2 लॉजिकल टेस्ट लगाएंगे, टेस्ट 1 टेस्ट 2 के मार्क्स को इवैल्यूएट करेंगे। और का फंक्शन क्या करेगा, दोनों टेस्टों के मार्क्स को 50 से कंपेयर करके इवैल्यूएट करेगा। दोनों में से एक भी अगर कंडीशन मीट हो गई तो वो आपको फाइनल रिजल्ट ट्रू का देगा। इफ़ का फंक्शन उस ट्रू को दे के फिर आगे वैल्यू ट्रू में जो लिखा होगा वो मेंशन कर देगा। अब इस फॉर्मूले को हम कंप्लीट करते हैं, इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पे और का फंक्शन क्यों लगाएंगे, क्योंकि लॉजिकल टेस्ट एक से ज़्यादा हैं, 2 हैं। और ब्रैकेट स्टार्ट, इसमें लॉजिकल 1 की जगह पे लॉजिकल टेस्ट 1, उसमें हम टेस्ट 1 के मार्क्स का रेफरेंस देंगे और इसे कंपेयर करेंगे ग्रेटर इक्वल टू 50। लॉजिकल टेस्ट 1 कंप्लीट है, उसके बाद कॉमा, टेस्ट 2 के मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू 50। लॉजिकल टेस्ट 2 भी कंप्लीट है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। तो अब और के फंक्शन के ज़रिए से हमने क्या किया, 2 लॉजिकल टेस्ट्स जो हैं हमने परफॉर्म कर दिए, और इफ़ के फंक्शन के अंदर जो लॉजिकल टेस्ट वाला फर्स्ट आर्गुमेंट है ये अब कंप्लीट हो गया। अब हम मेंशन करेंगे कॉमा, उसके बाद अब इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी मीट हो जाए, दोनों में से यानी कोई एक टेस्ट भी पास अगर उसका हो गया तो हमें अब क्या लिखा हुआ चाहिए, हमें क्वालिफाइड लिखा हुआ चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वालिफाइड इनवर्टेड कॉमास क्लोज कॉमा। और का जो फंक्शन है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि अगर सारे की सारे लॉजिकल टेस्ट जो उसमें हमने लगाए हुए हैं सारे ही फॉल्स होंगे तो फिर वो फॉल्स कहेगा,
और इफ़ का फंक्शन फिर उस फॉल्स को देख के वैल्यू फॉल्स में आपने जो लिखा होगा वो मेंशन कर देगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू फॉल्स में लिख रहे हैं नॉट क्वालिफाइड, और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज और ब्रैकेट भी क्लोज, एंटर। अब देखें और का फंक्शन कह रहा है कि ये जो स्टूडेंट है क्यूएम के अंदर तो क्वालिफाई कर गया है, असेसमेंट में ये जा सकते हैं। अब बाकी देखते हैं, इसे कॉपी पेस्ट करते हैं नीचे। ले जी, और का फंक्शन कह रहा है सब में क्वालिफाइड है, क्योंकि वो जो स्टूडेंट है सारे सब्जेक्ट्स में किसी ना किसी एक टेस्ट में ज़रूर पास है। ये देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट में पास है, यहाँ पे दोनों में, यहाँ पे भी दोनों में, यहाँ पे भी फर्स्ट टेस्ट में पास है। अब और का फंक्शन कब जो है, यानी इफ़ का फंक्शन कब अनक्वालिफाइड लिखेगा, जब और के फंक्शन में लगे हुए लॉजिकल टेस्ट दोनों के दोनों ही फॉल्स होंगे। अब हम फॉल्स करके देख लेते हैं। देखिएगा पहला टेस्ट इसमें भी हम फेल कर देते हैं, इसे 82 की वजह से 42 कर देते हैं। अब टेस्ट 1 में भी फेल, टेस्ट 2 में भी फेल। अब और का फंक्शन क्या करेगा, टेस्ट 1 के मार्क्स को कंपेयर करेगा ग्रेटर इक्वल टू 50 से कि ग्रेटर इक्वल टू 50 है या नहीं। टेस्ट 2 को भी, दोनों लॉजिकल टेस्ट फॉल्स हो जाएंगे। और का फंक्शन कहेगा अब अल्टीमेट रिजल्ट फॉल्स दे देगा। तो इफ़ का फंक्शन उस फॉल्स की जगह पे वैल्यू फॉल्स यानी नॉट क्वालिफाइड शो कर देगा। ये देखिएगा नॉट क्वालिफाइड। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इफ़ के फंक्शन में अगर आपने एक से ज़्यादा लॉजिकल टेस्ट ऐड करने हैं तो डायरेक्टली आप ऐड नहीं कर सकते, आप एंड या और जो है वो फंक्शन अप्लाई करेंगे, और वो खुद सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर हमने सारे लॉजिकल टेस्ट ट्रू होने की सूरत में एक रिजल्ट चाहिए तो एंड लगा लेंगे, कोई एक ट्रू होने की सूरत में रिजल्ट चाहिए फिर आप और का फंक्शन अप्लाई कर लेंगे। तो बेट ये यहाँ तक हमारी डिस्कशन थी इफ़ के फंक्शन की, और साथ उसके एंड और ये यूँ समझ लें उसके हेल्पर हैं, इफ़ के फंक्शन के हेल्पर हैं। अगर एक से ज़्यादा लॉजिकल टेस्ट लगानी हो तो फिर ये उसकी हेल्प करते हैं। तो बेटा ये हमारी जो डिस्कशन है लॉजिकल जो फंक्शन है उसमें ये अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है। बाकी फर्दर देखते हैं कि उसमें और क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। ये इफ़ एरर का फंक्शन, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, और ये नॉट का फंक्शन भी अभी हम थोड़ी देर तक डिस्कस करते हैं। एंड इफ़ और ये और का फंक्शन ये कंप्लीट हो चुका हुआ है। नेक्स्ट अभी हम जो डिस्कस करेंगे, मैं आगे की तरफ आ रहा हूँ। ये इसमें अभी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आईएस फंक्शंस। जी, जो लॉजिकल फंक्शन हमने डिस्कस किए हैं उससे ऊपर हेडिंग है इंफॉर्मेशन फंक्शंस की, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये देखिएगा फाइनेंशियल फंक्शन, उसके बाद ये इंफॉर्मेशन फंक्शंस, ये हम इंशाल्लाह अभी डिस्कस करेंगे इसको। इसमें डिफरेंट फंक्शंस लिखे हुए हैं। इंफॉर्मेशन फंक्शंस को आईएस फंक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि आमतौर पे इन सब के शुरू में आईएस का वर्ड आ रहा होता है, इसलिए इनको आईएस फंक्शंस भी कहते हैं। इनके मुतालिक एक बेसिक बात आप ये याद रख लें जो यहाँ पे लिखी हुई है, देखिएगा। ईच आईएस फंक्शन चेक्स द स्पेसिफाइड वैल्यू एंड रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। ये बात याद रखें कि आईएस फंक्शन जितने भी हैं, नीचे जो इन्फॉर्मेशन फंक्शन यहाँ पे लिस्ट में लिखे हुए हैं, इनका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में आएगा। इन फंक्शंस के अंदर ब्रैकेट में हम एक कंडीशन लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे, ये उसको इवेल्युएट करके तो जो रिज़ल्ट देगा आपको या ट्रू लिखेगा या फिर फॉल्स लिखेगा, दोनों में से कोई एक वर्ड लिखेगा। तो ये एक बात याद रख लें कि इनका जो रिज़ल्ट होगा वो ट्रू या फॉल्स के वर्ड्स ही होंगे बस। अब इसको हम परफॉर्म करते हैं। ये देखिएगा, इज़ ब्लैंक, इज़ एरर, इज़ लॉजिकल, ऑनवर्ड, इसमें से कुछ फंक्शन जो हैं वो मैं आपके सामने अभी परफॉर्म करता हूँ। उनको आप देखिएगा क्या वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस करते हैं। देखिएगा यहाँ पे आ गया ये आईएस की शीट। इसमें आपके सामने देखिएगा कुछ मैंने हेडिंग्स बनाई हुई हैं। लेफ़्ट साइड पे जो सेल कॉलम ए है उसमें मैंने कुछ डाटा लिखा हुआ है। पहले सेल में, एक सेल में लिखा हुआ है 10, एक नंबर है। दूसरे सेल में टेक्स्ट लिखी हुई है। नेक्स्ट सेल ब्लैंक है, फिर नंबर लिखा हुआ है। अभी जो इज़ ब्लैंक का फंक्शन है, आईएस इज़ ब्लैंक, ये सिंपली ये चेक करता है कि आपने इस फंक्शन के अंदर जिस सेल का रेफरेंस दिया हुआ है उस सेल वो वाला सेल ब्लैंक है या नहीं है। अगर तो ब्लैंक है तो ये कहेगा ट्रू, अगर ब्लैंक नहीं है उसमें कुछ लिखा हुआ है तो ये फॉल्स का रिजल्ट दे देगा। ये सिंपल सा फंक्शन है, देखिएगा। इज इक्वल टू इज ब्लैंक, और इसका डिस्क्रिप्शन भी आप देख लें। इस ब्लैंक का फंक्शन क्या करेगा,
डिस्क्रिप्शन अगर आपको विजिबल है तो ये देखिएगा, चेक्स वेदर अ रेफरेंस इज़ टू एन एम्प्टी सेल। ये चेक करेगा कि आपने इसकी ब्रैकेट्स में जो रेफरेंस दिया हुआ है किसी सेल का वो एम्प्टी सेल है या नहीं है। अगर एम्प्टी है, ब्लैंक है, तो फिर ये ट्रू कहेगा, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें हम वैल्यू मेंशन करेंगे, वैल्यू से मुराद सेल रेफरेंस है। A2 का हमने रेफरेंस दे दिया, तो A2 ऑब्वियसली आपको नज़र आ रहा है कि ब्लैंक नहीं है। तो आप खुद सोच के ज़रा बताएं, सोच सकते हैं आप कि इस ब्लैंक का फंक्शन जो है वो क्या रिजल्ट देगा। इस ब्लैंक A2 ब्लैंक है या नहीं है। ऑब्वियसली ब्लैंक नहीं है, तो ये फॉल्स का रिजल्ट दे देगा। ये देखिएगा, अब इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ डाउनवर्ड नीचे वाले सेल में। यहाँ पे देखिएगा सेकंड सेल में अब रेफरेंस चेंज हो जाएगा। रेफरेंस जो है वो A3 का आ चुका हुआ है, रेफरेंस अपडेट हो जाएगा। इस तरीके से ऑनवर्ड नीचे वाले सेल में भी इसे अप्लाई कर लेते हैं। तो सेकंड सेल में भी इसने रिजल्ट फॉल्स दिया, क्योंकि जो A3 का सेल है वो भी ब्लैंक नहीं है, इसलिए इसने फॉल्स कह दिया। जो सेल A4 है वो चूँकि ब्लैंक है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसलिए उसने ट्रू कह दिया। और जो नेक्स्ट सेल है उसमें भी उसने फॉल्स शो करवा दिया, क्योंकि सेल ब्लैंक नहीं है A5। तो इस ब्लैंक का फंक्शन सिंपल फंक्शन ये इवेल्यूएट करेगा आपने जिस सेल का रेफरेंस दिया वो ब्लैंक है या नहीं है। ब्लैंक है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब इज लॉजिकल, ये जो इज लॉजिकल का फंक्शन है ये इवेल्यूएट करता है कि आपने जिस सेल का रेफरेंस दिया हुआ है उसमें लॉजिकल वैल्यू है या नहीं है। अगर तो लॉजिकल वैल्यू है तो ये ट्रू कहेगा, अगर नहीं है तो फॉल्स कहेगा। अब लॉजिकल वैल्यू क्या होती है, सिंपल याद रखें, ये जो ट्रू और फॉल्स के वर्ड्स हैं इन्हीं को लॉजिकल वैल्यूज़ कहा जाती है। ट्रू भी लॉजिकल वैल्यू है एक्सेल के नज़दीक, और फॉल्स के जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये भी लॉजिकल वैल्यू है। ये दोनों लॉजिकल वैल्यूज़ कंसिडर होती हैं। तो अगर किसी भी सेल में ट्रू या फॉल्स इन दोनों में से कोई एक वर्ड लिखा होगा और आप इस लॉजिकल का फंक्शन अप्लाई करके उस सेल का रेफरेंस देंगे तो ये उसको ट्रू कहेगा। ये इवेल्यूएट कर लेगा कि हाँ वाकई सेल में ट्रू लिखा हुआ है या फिर फॉल्स लिखा हुआ है। लेकिन ट्रू या फॉल्स के अलावा कुछ और लिखा होगा, कोई नंबर, कोई और टेक्स्ट लिखी होगी, तो फिर ये फॉल्स कहेगा। इसे अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू इज लॉजिकल। ये देखिएगा ये क्या करते हैं, चेक्स वेदर अ वैल्यू इज़ अ लॉजिकल वैल्यू। ये इवेल्यूएट करेगा कि जिस सेल का आपने रेफरेंस दिया हुआ है उसमें लॉजिकल वैल्यू है या नहीं है। और लॉजिकल वैल्यू से मुराद क्या है, ट्रू और फॉल्स के वर्ड्स। एंड रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स के वर्ड्स अगर किसी सेल में लिखे हुए, इन दोनों में से कोई एक अगर लिखा हुआ है और आप इस लॉजिकल के फंक्शन में उसका रेफरेंस देते हैं तो ये जो फंक्शन है ये ट्रू का रिजल्ट दे देगा। ये आपको बता देगा हाँ वाकई उस सेल में लॉजिकल वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, लॉजिकल वैल्यू लिखी हुई है। और अगर ट्रू या फॉल्स के अलावा कुछ और होगा फिर ये फॉल्स कहेगा। मैं इसे अप्लाई कर रहा हूँ, डबल क्लिक किया। इसमें हम लेफ्ट वाले सेल का रेफरेंस देते हैं, इस सेल का जिसमें फॉल्स लिखा हुआ है जो कि एक लॉजिकल वैल्यू है। एंटर किया तो ये देखिए इसने ट्रू कह दिया हुआ है। अब इसे हम अप्लाई करते हैं डाउनवर्ड। तो लेफ्ट वाले सारे सेल्स में चूँकि लॉजिकल वैल्यूज़ हैं, फॉल्स भी लॉजिकल वैल्यू है, ट्रू भी है, तो इसलिए उसने आपको ट्रू का रिजल्ट दे दिया। अगर यहाँ पे मैं मैनुअली चेंज करता हूँ, इसको फॉल्स की जगह पे कुछ और लिख देता हूँ, ABC वगैरह लिख दी मैंने, एंटर किया तो ये देखें अब ये फॉल्स क्या है, क्योंकि ये जो टेक्स्ट है, ये जो डाटा है, ये लॉजिकल वैल्यू नहीं है। लॉजिकल वैल्यू सिर्फ ट्रू और फॉल्स के वर्ड्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है दैट इज नॉन टेक्स्ट। ये क्या इवेल्यूएट करेगा, आप इसमें भी एक सेल का रेफरेंस देंगे, ये उसमें उस सेल के अंदर देखेगा कि नॉन टेक्स्ट वैल्यू है कि नहीं है। नॉन टेक्स्ट से मुराद क्या, जो टेक्स्ट ना हो, टेक्स्ट के अलावा कुछ और है, जैसे नंबर है, डेट टाइम वगैरह, इस तरीके से। तो अगर नॉन टेक्स्ट वैल्यू है तो फिर ये ट्रू कहेगा, अदरवाइज फॉल्स कहेगा। इसे भी अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू इज नॉन टेक्स्ट। ये देखिएगा इसका डिस्क्रिप्शन, चेक्स वेदर अ वैल्यू इज नॉट टेक्स्ट। यही वैल्यू क्या करेगा कि वैल्यू टेक्स्ट नहीं है। चेक्स वेदर अ वैल्यू इज नॉट टेक्स्ट, फिर आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ ब्लैंक सेल्स आर नॉट टेक्स्ट। ब्लैंक सेल्स जो होंगे उसे भी ये नॉन टेक्स्ट ही कंसिडर करेगा। एंड रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। इस पर डबल क्लिक कर दिया। अब इसमें मैं रेफरेंस दूंगा उसी पहले सेल का, ये जिसमें हमने डाटा लिखा हुआ है। अब आप खुद इवैल्यूएट करें, देखें ज़रा सेल A2 में जो लिखा हुआ है वो नॉन टेक्स्ट है या नहीं है। ऑब्वियसली नॉन टेक्स्ट है। अब ये रिजल्ट आपको यहाँ पे जो शो करेगा वो ट्रू का वर्ड शो कर देगा, ये देखिएगा। अब इसे हम कॉपी करते हैं नीचे। अब यहाँ पे उसने फॉल्स क्यों शो कर दिया सेकंड में,
क्योंकि A3 के अंदर जो लिखा हुआ है वो टेक्स्ट वैल्यू, नॉन टेक्स्ट नहीं है, नॉन टेक्स्ट वैल्यू नहीं है बल्कि टेक्स्ट है, इसलिए उसने फॉल्स शो करवा दिया। यहाँ पे देखिएगा ये भी नॉन टेक्स्ट है, ब्लैंक सेल्स को वो नॉन टेक्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। ये देखिएगा इस तरीके से लास्ट सेल में भी नॉन टेक्स्ट वैल्यू है यानी नंबर है। तो ये याद रखें, नॉन टेक्स्ट का फंक्शन सिर्फ ये देखेगा सेल में नॉन टेक्स्ट वैल्यू है या नहीं है। नॉन टेक्स्ट है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। उसके बाद इज नंबर, ये भी नाम से जाहिर हो रहा है, इज नंबर, इज नंबर। ये देखिएगा क्या आपको बता रहा है, चेक्स वेदर अ वैल्यू इज अ नंबर। ये जिस सेल का प्रेफरेंस देंगे उसमें इवैल्यूएट करेगा कि उसमें नंबर है या नहीं है। नंबर है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इसे अप्लाई कर रहे हैं, रेफरेंस दिया है सेल का, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए उसने ट्रू क्या दिया हुआ है। ट्रू इसलिए कहा कि उस पहले सेल में नंबर है। उसके बाद इसे अप्लाई करेंगे नीचे वाले सेल में, तो सेकंड सेल में भी उसने फॉल्स कहा है। सेकंड सेल में फॉल्स कहने की वजह क्या है, उसमें नंबर नहीं है। ये सिर्फ नंबर को फोकस करेगा। अगर तो नंबर है ट्रू, अगर टेक्स्ट है या टेक्स्ट के अलावा ब्लैंक सेल है तो ये सारा इन सब को वो फॉल्स कहेगा। ये नंबर को फोकस करेगा, नंबर है तो ट्रू है। ये देखिएगा यहाँ पे नंबर नहीं था, फॉल्स। यहाँ पे भी इस सेल में नंबर नहीं मौजूद इसलिए फॉल्स। यहाँ पे इस सेल के अंदर नंबर मौजूद है इसलिए ट्रू का रिजल्ट दे दिया। अब ये जो फंक्शन है इस टेक्स्ट का, इसको देखते हैं कि ये फंक्शन क्या करेगा। इज इक्वल टू इज टेक्स्ट, ये देखें इसकी डिस्क्रिप्शन। चेक्स वेदर अ वैल्यू इज टेक्स्ट एंड रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। ये इवैल्यूएट करेगा सेल रेफरेंस जो आपने दिया उसमें टेक्स्ट है या नहीं है। ये अब टेक्स्ट को फोकस करेगा। टेक्स्ट लिखी हुई है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ब्रैकेट स्टार्ट, हम उस सेल का रेफरेंस देंगे जिसमें 10 लिखा हुआ है, उसका रेफरेंस दिया और ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखिएगा पहले सेल के हवाले से तो उसने बता दिया फॉल्स है, क्योंकि वहाँ जो है वो इज टेक्स्ट यानी टेक्स्ट नहीं है इसलिए फॉल्स कह दिया। इसको अप्लाई करेंगे नीचे वाले सेल में तो ये देखें पहले सेल में फॉल्स, दूसरे सेल में उसने ट्रू कहा है। ट्रू क्यों कहा है कि लेफ्ट वाले सेल में टेक्स्ट मौजूद है, इज टेक्स्ट, टेक्स्ट मौजूद है, यस, उसने आपको ट्रू कह दिया। नीचे वाले सेल में भी ये देखें इसमें टेक्स्ट मौजूद नहीं है इसलिए उसने फॉल्स कह दिया। और लास्ट सेल में भी चूंकि टेक्स्ट मौजूद नहीं है, यहाँ पे नंबर है इसलिए उसने फॉल्स कह दिया। तो ये सारे के सारे जो IS फंक्शन हैं उनमें से मैंने कुछ आपके सामने ये 5 फंक्शंस डिस्कस किए हैं। इन ये ट्रू या फॉल्स का वर्ड्स रिटर्न करेंगे और इनका जो किस सिनेरियो के अंदर, किस केस के अंदर ये ट्रू या फॉल्स करेंगे वो हमने आपके सामने डिस्कस कर लिया है यहाँ पे। अब एक और फंक्शन डिस्कस करते हैं। एक और फंक्शन है जिसका नाम है इज REF रेफ। इसको यहाँ पे आके देखते हैं। ये देखिएगा इज ब्लैंक भी हमने डिस्कस कर लिया और इसके अलावा इज लॉजिकल भी डिस्कस कर लिया, नॉन टेक्स्ट, नंबर और ये टेक्स्ट। दरम्यान में कुछ फंक्शंस हैं जो अभी मैंने डिस्कस नहीं किए, वो हम बाद में करेंगे। ये एक्सेल के अंदर एरर्स वगैरह को इवैल्यूएट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब हम डिस्कस जो करेंगे ये फंक्शन इज रेफ, ये क्या करता है। यहाँ पे मैं इस फंक्शन को परफॉर्म करता हूँ इज इक्वल टू इज REF और ये देखिएगा इसका डिस्क्रिप्शन आपके सामने क्या लिखा हुआ आ रहा है। चेक्स वेदर अ वैल्यू इज अ रेफरेंस। ये सिंपली ये चेक करेगा कि ब्रैकेट के अंदर, जब हम ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद अंदर कुछ लिखेंगे तो ये इवैल्यूएट करेगा आपने सेल रेफरेंस लगाया हुआ है या नहीं है। अगर तो आपने ब्रैकेट के अंदर किसी सेल का रेफरेंस दिया हुआ है तो ये इवैल्यूएट कर लेगा, हाँ वाकई आपने इसके आर्गूमेंट के अंदर रेफरेंस लिखा हुआ है, ये ट्रू का रिजल्ट दे देगा। अगर आपने रेफरेंस के अलावा कुछ और भी साथ लिख दिया तो फिर ये फॉल्स कहेगा। अब इसको अप्लाई करते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट, ये देखिएगा मैं इस सेल का रेफरेंस दे रहा हूँ A5। अब याद रखें इसने ये नहीं देखना कि सेल में क्या लिखा हुआ है, ये वाला फंक्शन ये देखेगा मेरी ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है। ब्रैकेट के अंदर देखिएगा सेल रेफरेंस है या नहीं है। A5 सेल रेफरेंस है तो इसने सिर्फ ब्रैकेट के अंदर ही डन है, उस सेल रेफरेंस में क्या लिखा हुआ है उसकी तरफ ये नहीं जाएगा। तो ब्रैकेट में चूंकि A5 लिखा हुआ है जो कि सेल रेफरेंस है इसलिए एंटर करेंगे तो ये कह देगा ट्रू। इसलिए बस यही इवैल्यूएट करना है कि ब्रैकेट में रेफरेंस किसी सेल का मौजूद है या नहीं है।
और अगर रेफरेंस के साथ आप मिसाल के तौर पर ये A5 है, मैं कर देता हूँ यहाँ पे, दोबारा इस फंक्शन को परफॉर्म करता हूँ, इज़ रेफरेंस ब्रैकेट में ये A5 का रेफरेंस दे दिया, A5 में 12 लिखा हुआ है, और साथ में कर देता हूँ प्लस 10 और ब्रैकेट क्लोज। अब हमने इसमें एक फॉर्मूला लिख दिया कि A5 + 10। अब देखिएगा इस रेफरेंस का फंक्शन ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा, उसने अंदर देखना है कि प्योर रेफरेंस है या नहीं है। अब ये प्योर रेफरेंस नहीं है, A5 + 10 ये कंप्लीट प्योरली रेफरेंस नहीं है, बल्कि एक वैल्यू भी आपने साथ लिख दी। अब देखते हैं क्या रिजल्ट देगा, फॉल्स। अब ये याद रखें कि इसका फंक्शन ब्रैकेट में देखेगा, अगर तो प्योर रेफरेंस है, ओनली रेफरेंस है, तो फिर ये ट्रू कहेगा, अदरवाइज फॉल्स का रिजल्ट आपको शो करवा देगा। ये देखेगा, यहाँ तक हमारी डिस्कशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है इस रेफरेंस वाले फंक्शन तक। इसके अलावा बाकी जो कुछ और फंक्शंस रह गए हैं, एरर्स वगैरह को इवैल्यूएट करने के, वो इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक जो है आप इन सारे के सारे फंक्शंस को अच्छे तरीके से परफॉर्म करें और इनको इवैल्यूएट करें कि ये कैसे बिहेव कर रहे हैं। उसके बाद फर्दर कुछ और फंक्शंस हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। एक और कैटेगरी के फंक्शंस हैं वो, ये देखिएगा यहाँ पे एक कैटेगरी आपके सामने आ रही है, स्टैटिस्टिकल फंक्शंस, हेडिंग नंबर 2.9 और पेज नंबर 153 पे ये हेडिंग मौजूद है, स्टैटिस्टिकल फंक्शंस। इसमें से ज़्यादा फंक्शंस तो हम डिस्कस कर चुके हुए हैं, जो कुछ रह गए हैं वो इंशाल्लाह भी हम डिस्कस कर लेंगे। स्टैटिस्टिकल फंक्शन, इसमें सबसे पहले एवरेज का फंक्शन है। ये देखिएगा, एवरेज का फंक्शन हमने परफॉर्म कर लिया हुआ कि एवरेज यानी अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए। उसके अलावा ये काउंट ए और काउंट इफ़, ये तीन फंक्शन अभी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। मैक्स का फंक्शन डिस्कस हो चुका हुआ है, मीडियन और मिनिमम का फंक्शन भी डिस्कस हो चुका हुआ है। इसके अलावा परसेंटाइल.inc, ये परसेंटाइल की तरह ही बिहेव करेगा, बिल्कुल वैसे ही फंक्शन है परसेंटाइल फाइंड आउट करने के लिए। और स्टैंडर्ड डेविएशन.s, ये भी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। अभी हम देखते हैं ये काउंट का फंक्शन क्या करेगा। काउंट का फंक्शन देखिएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन अ नंबर। आप काउंट के फंक्शन में रेंज देंगे, एक सेल्स की रेंज देंगे, उस रेंज में ये देखेगा कितने सेल्स में नंबर लिखे हुए हैं, बस ये आपको इवैल्यूएट करके दे देगा। जितने सेल्स में नंबर लिखे होंगे उतने सेल्स का नंबर आपको रिटर्न कर देगा, 5 सेल्स 6 सेल्स। तो आप इसे रेंज देंगे, उस रेंज में ये देखेगा कितने सेल्स में नंबर लिखे हुए हैं, उन सेल्स की तादाद आपको बता देगा काउंट करके। इसे अप्लाई करते हैं, ये देखिएगा यहाँ पे एक शीट है, ये उसका हेडिंग जो है वो सब टोटल है, और उसमें ये वाली हेडिंग, ये वाला कुछ डाटा आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा ये वाला फंक्शन काउंट का, इज इक्वल टू काउंट, और ये फंक्शन देखिएगा राइट साइड पे, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या लिखी हुई आ रही है, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन नंबर्स। आप इसको एक रेंज बताएंगे, उसमें ये इवैल्यूएट कर लेगा कि कितने नंबर्स मौजूद हैं। ब्रैकेट स्टार्ट, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, इसमें आप इंडिविजुअल सेल का रेफरेंस भी दे सकते हैं और रेंज का रेफरेंस भी दे सकते हैं, और एक से ज़्यादा रेंजेस का रेफरेंस भी दे सकते हैं, कॉमे से सेपरेट करके। ये रेंज का रेफरेंस हमने दिया और ब्रैकेट क्लोज। E2 से लेके E7 तक हमने उसे इस रेंज का रेफरेंस दिया है, और ये अब काउंटिंग करेगा, इवैल्यूएट करेगा कि इस रेंज में कितने सेल्स में नंबर्स हैं। एंटर किया तो उसने आंसर दे दिया 4। ये देखिएगा 1, 2, 3 एंड 4, 4 सेल्स में नंबर मौजूद हैं। ये सिर्फ नंबर वाले सेल्स को काउंट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है काउंट ए। ये देखिएगा काउंट ए, ये क्या करता है, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। ये उन सेल्स को इवैल्यूएट करे, उन सेल्स को काउंट करेगा जो एम्प्टी नहीं है, जिनमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, नंबर हो, टेक्स्ट हो, डेट हो, टाइम हो, फॉर्मूला वगैरह कुछ भी हो, यानी कुछ लिखा हुआ है किसी सेल में, जिन सेल्स में, वो आपको काउंट करके दे देगा। तो ब्रैकेट स्टार्ट, इसी रेंज का हम रेफरेंस दे रहे हैं दोबारा से, ब्रैकेट क्लोज। आप देखें इसमें कितने सेल्स हैं जिसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, 1, 2, 3 और ये 4 और ये 5। एंटर करेंगे, इसने 5 आपको रिजल्ट दे दिया। इज इक्वल टू
नेक्स्ट फंक्शन काउंट ब्लैंक का फंक्शन डिस्कस नहीं हुआ, मैं इसको भी डिस्कस कर लेता हूँ, सिंपल सा ये भी। काउंट्स द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स इन अ स्पेसिफाइड रेंज। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये काउंटिंग करेगा ब्लैंक सेल्स की रेंज में। डबल क्लिक किया, इसे रेंज बताएंगे, रेंज यही है। उसके बाद एंटर, तो आपको बता रहा है कि आपकी बताई हुई रेंज में सिर्फ एक ब्लैंक सेल है। उसके बाद हम नेक्स्ट फंक्शन लगाएंगे काउंट इफ। ये देखिएगा काउंट इफ का फंक्शन क्या करेगा, ये आपकी बताई हुई कंडीशन को मीट करने वाले सेल्स को काउंट करके बताएगा। आप इसे रेंज भी बताएंगे और साथ आप ये भी बताएंगे कि ये मेरी कंडीशन है, इवेल्यूएट करो कितने सेल्स जो है मेरी इस कंडीशन को मीट कर रहे हैं। तो काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स विद इन अ रेंज दैट मीट द गिवन कंडीशन। ये उन सेल्स को काउंट करके बताएगा जो आपकी बताई हुई गिवन कंडीशन को मीट कर रहे हैं। काउंट इफ, अब देखिए इसमें दो आर्गुमेंट्स हैं, एक है रेंज, सबसे पहले हम इसे रेंज बताएंगे, ये हमने रेंज बता दी। उसके बाद कॉमा, सेकेंड है क्राइटेरिया। आप क्राइटेरिया बताएं, फिर ये फंक्शन क्या करेगा, हर सेल की वैल्यू को आपके बताए हुए क्राइटेरिया से मैच करेगा। अगर तो सेल की वैल्यू आपके क्राइटेरिया से मैच कर रही है तो उसे 1 कंसिडर कर लेगा, यानी वो सेल मैच कर रहा है। इस तरीके से हर सेल की वैल्यू को आपके क्राइटेरिया से मैच करेगा, जितने सेल्स आपके क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं उन्हें काउंट करके बता देगा। अब याद इस क्राइटेरिया के मतलब अब ये बात याद रखें कि इसको आपने हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में मेंशन करना है, इन्वर्टेड कॉमास। और मेंशन करने का तरीका ये है कि आप इसमें लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करेंगे। ग्रेटर देन, मैं लिख रहा हूँ 10, ये हमारा क्राइटेरिया है। ये हमारा क्राइटेरिया कि इवैल्यूएट करो किस सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, वो हमें काउंट करके बताओ। तो ये देखिएगा E2 से लेके E7 तक हर सेल को वो कंपेयर करेगा ग्रेटर देन 10 से, यानी E2 ग्रेटर देन 10 इसको इवैल्यूएट करेगा। तो अगर तो ये क्राइटेरिया को मीट कर रहा है सेल E2, इसको आप 1 कंसिडर कर लेगा। फिर E3 को कंपेयर करेगा ग्रेटर देन 10 से, अगर ये मीट कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज इग्नोर कर देगा। इस तरीके से 1 बाय 1 हर सेल को, जो आपने रेंज बताई हुई है उसके हर सेल को ग्रेटर देन 10 के साथ कंपेयर करता जाएगा। जितने सेल्स इस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं वो आपको काउंट करके बता देगा। तो ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने, एंटर किया तो उसने रिजल्ट आपको दिया 2, यानी 2 सेल्स हैं जो आपके क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, एक ये वाला सेल, दूसरा 15 वाला सेल। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारी डिस्कशन है काउंट ए काउंट इफ़। और इसमें अगर आप देखें तो ये हमारे जो स्टेटिस्टिकल फंक्शन है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं, और डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं वो हमारी कुछ रहती हैं, वो हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर उनको डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे फंक्शंस आप अच्छे तरीके से बेटा परफॉर्म करें, और इनके अंदर जो याद रखने वाली बात है, एक तो फंक्शन का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उसका डिस्क्रिप्शन है, वो आपने याद रखना है, और कौन से फंक्शन के अंदर कौन कौन से आर्गूमेंट्स हैं। आर्गूमेंट 1 जो है उसका नाम क्या है, सेकंड आर्गूमेंट अगर है उसका नाम क्या है, और कौन से ऑप्शनल कौन से कंपल्सरी हैं। ये बातें वैसे तो आप किसी भी फंक्शन के मुतालिक जान सकते हैं। एक्सेल के अंदर किसी भी सेल में आए इज इक्वल टू लिख के उसका नाम लिखें, आगे डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगा, नीचे लॉजिक उसके आर्गूमेंट्स की लिस्ट भी आ जाएगी। लेकिन आप मेमोराइज़ करने की इनको कोशिश करें, परफॉर्म करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ें मेमोराइज हो जाएंगी। बेस्ट ऑफ लक, बहुत शुक्रिया।